हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट पीएचडी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएचडी पैट के लिए भी, पैट ठीक है, पैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बेट जो बिहार में होगा, ठीक है, बेट यानी कि बिहार बेट के लिए भी जो पेपर 1 से क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बिहार बेट के लिए और किसी भी यूनिवर्सिटी पीएचडी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। और इससे पहले भी जो एग्जाम दिए हैं एलएनयू का या पाटलिपुत्रा का, पटना का, एक्यू का, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी पैट, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहा है। इसलिए हम फिर चीज को शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और जो बिहार का बेट होगा, ठीक है, बेट होगा, ये आपका नेट है, नेट है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब पैट के लिए तो है ही, इसलिए ये पूरा डिजाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। नेट का क्वेश्चन हो, पैट का क्वेश्चन हो, बिहार बेट का तो फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, इसलिए उसको लेके आप लोग हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि which of the following, क्या है, which of the following conditions is most essential for using parametric test, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पैरामेट्रिक परीक्षण यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। कहा कि पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण सबसे आवश्यक है। तो डाटा शुड भी नॉमिनल होना चाहिए। जी नहीं, ये पैरामेट्रिक टेस्ट में नहीं होता है। डाटा शुड फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, डेटा का सामान्य वितरण जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ना, डाटा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ता है, यही उसका होना चाहिए। इसलिए आपका आंसर जो आया सही निकला। क्यों निकला, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्यों निकला, तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है, ये क्वेश्चंस आया भी था इस बार, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन रिपीट होता है और इस बार जो एलएनयू का क्वेश्चंस आया है पूरा मेरा ही मतलब कि सीरीज का क्वेश्चन रहा। अगर प्रॉपर फॉलो करते होंगे उनका एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है, टी टेस्ट हुआ, जी टेस्ट हुआ, एनोवा टेस्ट हुआ, ये सब टेस्ट क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। assumes that data flows in normal distribution है and is measured at इंटरवल और रेशियो लेवल। क्या होता है, इंटरवल और रेशियो लेवल पे होता है। यानी कि पैरामेट्रिक परीक्षण यह मानते हैं कि डेटा सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करता है। यह या इंटरवल या रेशियो स्केल पर मापा गया है। क्या है, इंटरवल या रेशियो स्केल पर मापा गया है। ऑप्शन ए सी डी जो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है, ठीक, ये वहां पे क्लियर किया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये टी टेस्ट इज मोर अप्रोप्रिएट देन जी टेस्ट हुए, यानी कि जी जिसको जेड बोल लिखा जेड जाता है बोलते जी है, ठीक है। जी टेस्ट की तुलना में टी टेस्ट अधिक उपयुक्त होता है, क्यों, यानी कि जी टेस्ट की तुलना में टी टेस्ट ज्यादा उपयुक्त होता है, ऐसे क्यों है, क्यों उपयुक्त होता है। क्या पहला ऑप्शन, पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, पता नहीं, ये नहीं है। सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, जी नहीं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड सैंपल साइज इज स्मॉल, यानी कि टी का क्या होता है, सैंपल साइज स्मॉल होता है और पॉपुलेशन डेविएशन पता नहीं तो होता है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। यानी कि जनसंख्या का मानक विचलन अज्ञात हो और नमूना छोटा हो, ये क्या होता है, आपका टी टेस्ट होता है, ठीक। यानी कि ए टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड सैंपल साइज इज स्मॉल। 30 से कम होता है वो क्या होता है, आपका टी टेस्ट होता है, यानी कि सैंपल साइज छोटा होता है। टी टेस्ट तब प्रयोग किया जाता है जब जनसंख्या एसडी ज्ञात ना हो, जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन पता ना हो और नमूना छोटा हो, तो उस कंडीशन में जी टेस्ट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जी टेस्ट इज प्रीफर्ड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन और सैंपल साइज इज लार्ज। और जी टेस्ट में क्या होता है, इसे लिखते जेड है, इसमें सैंपल साइज बड़ा होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जी टेस्ट जो होता है सैंपल साइज लार्ज होता है, उससे बड़ा होता है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या आपका क्वेश्चन रहा
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बताइए कि इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामेट्रिक यानी कि नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण है, उसका नाम बताइए। तो टी टेस्ट पैरामेट्रिक होता है, जस्ट एग्जांपल देखें। जी टेस्ट पैरामेट्रिक होता है, तो नॉन पैरामेट्रिक का कोई सवाल नहीं उठता। इनोवा पैरामेट्रिक होता है, यानी कि काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है आपका, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि काय स्क्वायर टेस्ट होता है। ठीक, यानी कि द chi square test does not assume normal distributions and works on categorical data, hence is non parametric test। इसलिए क्या होता है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है chi स्क्वायर। यानी कि chi वर्ग परीक्षण जो होता है सामान्य विवरण वितरण पर निर्भर नहीं करता है, श्रेणीबद्ध डेटा पर कार्य करता है, इसलिए यह नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। टी टेस्ट, जी टेस्ट और एनोवा, जस्ट आपको पता है इससे पहले हम की टी टेस्ट होगा, जी टेस्ट है, एनोवा और पैरामेट्रिक टेस्ट, ये जितना भी क्या है सब पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे प्रमुख विशेषता बताइए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्या सबसे प्रमुख विशेषता है। तो ऑब्जर्वेशन विदाउट मैनिपुलेशन, जी नहीं, ये नहीं होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। यानी कि नंबर सेकंड क्या है, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यस, चरों का नियंत्रण और परिवर्तन जो होता है ये क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ये होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि कंट्रोल कंडीशन जब भी अप्लाई होता है, आप ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल जब कंडीशन होता है ना, इसमें आपका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जी। ठीक, क्यों होता है इसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एंड कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करता है टू एस्टैब्लिश कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है ये किसमें होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान में स्वतंत्र चर का परिवर्तन और अन्य चरों का नियंत्रण किया जाता है ताकि कारण कार्य संबंध स्थापित हो सके। और जो भी इस बार एयू का जो हम बताए थे उनका भी फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए भी पीएचडी पैट के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, आपको हेल्प करेगा। ठीक, यानी कि द फीचर्स इज एब्सेंट इन डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल रिसर्च, ये जो फीचर है ना मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल कंडीशन वाला फीचर, ये जो है सो डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है कि एक्शन रिसर्च इज मेनली कंडक्टेड टू, जो एक्शन रिसर्च कंडक्ट करा जाता है क्यों करा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है एक्शन रिसर्च मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है, ये बताइए कि एक्शन रिसर्च किस उद्देश्य से किया जाता है। अरे भाई बहुत बार हम डिस्कस किए, जो प्रॉपर हमको फॉलो करते होंगे मेरा लेक्चर देखते होंगे तुरंत आंसर कर देंगे, इसमें हम टाइम टेकन नहीं करने वाले हैं। इमीडिएट जहां भी लिखा हो या इम्प्रूवमेंट लिखा हो आप एग्जाम में टाइम नहीं गवाएंगे, ये कीवर्ड है। ठीक है, इमीडिएट या इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ये वर्ड जहां भी दिखेगा आप सीधा एक्शन रिसर्च में टिक करेंगे, टाइम की बचत होगी, ज्यादा यहाँ पे सोचना समझना नहीं है। अब आते हैं क्या है एक्शन रिसर्च जो होता है फोकस ऑन द इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक्शन रिसर्च को लिया जाता है। रियल लाइफ सिचुएशंस को भी एक्शन रिसर्च में ही सम्मिलित किया गया है, लाइक क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो है तत्काल समस्याओं का समाधान करना होता है। जो समस्या है अगर तत्काल समाधान करना हो तो एक्शन रिसर्च का अप्लाई किया जाता है, जैसे कि कक्ष शिक्षण में सुधार करना क्या है, एक्शन रिसर्च होता है जी। यानी कि इट इज लोकल प्रैक्टिकल एंड इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड, नॉट थ्योरी ओरिएंटेड, यानी कि थ्योरी ओरिएंटेड नहीं होता एक्शन रिसर्च, ये बात यहाँ पे क्लियर है। बिहार बेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सर्वे रिसर्च इज मेनली यूज टू, भाई जो सर्वे रिसर्च किसके लिए यूज होता है, सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वे रिसर्च का मुख्य उद्देश्य किसके लिए किया जाता है, भाई सर्वे रिसर्च जो होता है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है,
तो डिस्क्राइब ओपिनियंस, यस, लोगों का ओपिनियन जानने के लिए कि सोच क्या रहे हैं, ठीक है। ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सर्वे रिसर्च के द्वारा ही जाना जाता है जी, ठीक ना। यानी कि जनसंख्या के विचारों, दृष्टिकोणों और विशेषताओं का वर्णन करना ये कैसे होता है, ये आपका सर्वे रिसर्च में होता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्यों ऐसा होगा। तो सर्वे रिसर्च इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड जी, यह क्या हो गया, क्लियर है कि सर्वे रिसर्च क्या होता है आपका, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होता है इन विच डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप, अब बड़े ग्रुप से डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग टूल्स लाइक, आप क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे, क्वेश्चनाइजर करके सर्वे जब किया जाता है क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको लिखते हैं, इंटरव्यू करा जाता है, शेड्यूल्स, ठीक है। ये सब का सारा किसमें होता है, आपका सर्वे रिसर्च में होता है। सर्वेक्षण अनुसंधान एक गैर प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसमें क्या है, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि के माध्यम से बड़ी जनसंख्या से डेटा एकत्र किया जाता है, यही होता है सर्वे रिसर्च में, डाटा एकत्र किया जाता है। इसमें वॉइस भी होता है चूंकि, ठीक है। द पर्पस इज डिस्क्रिप्शन और नोट मैनिपुलेशन, यहाँ पर्पस डिस्क्रिप्शन होता है, मैनिपुलेशन की बात नहीं आती है, ठीक है। इसका उद्देश्य वर्णन करना है, ना कि चरों को बदलना है, चरों यहाँ से बदलना है, चर बदला किसमें जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चर बदला जाता है, ठीक। इसलिए जो है सर्वे रिसर्च कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं करता है, ये आप समझ गए होंगे कि जो सर्वे रिसर्च होता है कॉज इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि लोगों के एटीट्यूड, ओपिनियन और बिहेवियर को बताता है सर्वे रिसर्च। एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, ओपिनियन क्या है, ये जो बताता है आपको वो सर्वे रिसर्च ही बताता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आया जाए। क्या है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेनली आंसर द क्वेश्चंस, मतलब कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो है मुख्यतः किस प्रश्न का उत्तर देता है, किस प्रश्न का जो है उत्तर देता है वर्णनात्मक। तो व्हाई डज द प्रॉब्लम जी नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हाउ कैन प्रॉब्लम द कंट्रोल जी नहीं। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फेनोमेनन, यानी कि घटना की वर्तमान स्थिति क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दिखाता है कि अभी स्थिति क्या चल रही है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, इसका एक और एज इट इज, एज एज इट इज जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, एज इट इज यानी कि जैसा का तैसा, क्या बोलते हैं, जैसा का तैसा हो, तो वो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जैसा है वैसा ही रहे, एज इट इज रहे, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है, ठीक। क्यों आता है तो देख लिया जाए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है फोकस ऑन व्हाट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट में है भाई, क्या उसको जैसा है वैसा कर देंगे, वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन, यहाँ एक्सप्लेन की बात नहीं होती है, नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, फ्यूचर की प्रिडिक्ट भी नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं, ठीक। नॉट डज इट मैनिपुलेट, ना ही मैनिपुलेट वेरिएबल में कोई भी चेंजेबल नहीं होता है, यही होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यह न तो कारणों की व्याख्या करता है, न तो भविष्यवाणी करता है, न ही चरों में परिवर्तन करता है, वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल जो है लिटरेसी रेट हुआ, ठीक है, क्लासरूम बिहेवियर हुआ, टीचिंग मेथड्स है यूज्ड इन स्कूल्स, यानी कि जैसे साक्षरता दर, कक्षा में शिक्षण व्यवहार, विद्यालयों में प्रयुक्त शिक्षण विधियां, ये जो भी है सारे क्या है एग्जाम्पल, ये जो है आपका डिस्क्रिप्टिव, जैसा है वैसा आप डाटा को प्रस्तुत करते हैं, तो सीधा वर्णनात्मक अनुसंधान यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। नेक्स्ट आते हैं क्या है आपका टाइप 1 एरर, ठीक है। हाँ चलिए देखा जाए, टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन, यानी कि टाइप 1 त्रुटि तब होती है जब, टाइप 1 त्रुटि कब होगी, इस चीज को देखा जाए तो फॉल्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, यानी कि गलत शून्य परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है जी नहीं, टाइप 1 एरर नहीं होगी।
ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, बिल्कुल सही है। नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन रिजेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। यानी कि सही शून्य परिकल्पना अस्वीकार कर दी जाती है तो वो टाइप 1 एरर में आता है, ठीक ना, क्लियर है। यानी कि टाइप 1 एरर इज आल्सो कॉल्ड अल्फा एरर। टाइप क्या होता है, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर कहते हैं। टाइप 1 त्रुटि को अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इट अकर्स व्हेन द रिसर्चर्स रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जब रिसर्चर रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस तो इवन दो इट इज एक्चुअली ट्रू, वो ट्रू होता है। यानी कि जो रिजेक्ट होता है वो ट्रू होता है तो क्या होगा, वो टाइप 1 एरर होगा। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर से क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछा जाता है नेट में, बेट में, और आपका सेट जो भी सेट का एग्जाम होता है, ठीक है। यानी कि जब शोधकर्ता सही शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से अस्वीकार कर देता है, जब सही है लेकिन उसको गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया जाता है तो वो टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। किस में आता है, टाइप 1 एरर में आता है। एग्जाम्पल क्या है, तो शेयरिंग ए न्यू टीचिंग मेथड्स इज इफेक्टिव व्हेन इट एक्चुअली नॉट, जो नया टीचिंग मेथड है इफेक्टिव है या नहीं है, ये टाइप 1 एरर को दिखाता है। यानी कि किसी नए शिक्षण विधि को प्रभावी घोषित करना जबकि वह वास्तव में प्रभावी ना हो वो क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। नेक्स्ट आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रिसर्च इन आईसीटी मेनली एम्स टू, यानी कि आईसीटी में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आईसीटी में अनुसंधान लाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रिप्लेस टीचर विदाउट मशीन, शिक्षकों को मशीनों से बदलना, जी नहीं, ये नहीं होता है आईसीटी का लक्ष्य। तो क्या होगा, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग थ्रू द टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। आईसीटी के आने से मतलब क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग है इम्प्रूवमेंट करना है ना, डिजिटल बोर्ड लगा करके पूरे एनिमेशन के साथ पढ़ाना, ये कब पॉसिबल हुआ, अभी आपको यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं, पॉसिबल कैसे हुआ, आईसीटी की वजह से हुआ है, इंटरनेट की वजह से हुआ, नहीं होता तो क्लास दे पाते, नहीं दे पाते। तो प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार करा जाता है, वही आईसीटी का होता है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो है ऑनलाइन पे आ जाते हैं तो क्या होता है, आईसीटी की वजह से पॉसिबल हुआ है, नहीं होता तो नहीं हो पाता, ठीक ना। क्यों ऐसा हुआ है देखते हैं। रिसर्च इन आईसीटी फोकस ऑन हाउ टेक्नोलॉजी कैन एनहांस द एजुकेशन, कैसे एजुकेशन को एनहांस करना है टेक्नोलॉजी की सहायता से, नॉट रिप्लेस ह्यूमन, ह्यूमन को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आईसीटी में अनुसंधान का उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि तकनीक शिक्षा को कैसे बेहतर बना सकती है, तकनीक से शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस चीज पर फोकस किया जाता है। यानी कि इट इंक्लूड द एरियाज लाइक ई लर्निंग हुआ, स्मार्ट क्लासरूम हुआ, ठीक है। ये सब जो भी है आईसीटी के वजह से ही पॉसिबल हुआ है, बिना आईसीटी के नहीं होता, वही चलता रहता ब्लैक बोर्ड पे क्लास, ठीक है। लेकिन आईसीटी की वजह से नया नया चीज इन्वेंशन हुआ, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन असेसमेंट जो मैंने बताया अभी, डिजिटल कंटेंट अवेलेबल होता है, ठीक है। ये सब आईसीटी की वजह से, कोई ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक का डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ इसका फायदा क्या है वो डिस्कस करेंगे, ठीक। यानी कि इसमें ई लर्निंग, स्मार्ट कक्षा, ऑनलाइन मूल्यांकन और डिजिटल सामग्री शामिल है। आईसीटी सपोर्ट्स द टीचर्स एंड लर्नर्स बाय मेकिंग लर्निंग इंटरेक्टिव, ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल जो होता है ये किसी में होता है आईसीटी के वजह से ये पॉसिबल हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए प्लेगरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी, यानी कि साहित्य को चोरी करा जाता है उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, ठीक है। प्लेगरिज्म इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में जो एक साहित्यिक चोरी है, प्लेगरिज्म का अर्थ क्या है ये बताइए कि अर्थ क्या होता है भाई। रेफरिंग टू प्रीवियस, रेफर कर रहे हैं तो प्लेगरिज्म में नहीं आता है। राइटिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आप रिव्यू लिख रहे होते तो प्लेगरिज्म में नहीं आता है। यूजिंग प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, प्लेगरिज्म जांच सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे थे, प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, प्लेगरिज्म में नहीं आएगा तो नहीं है कौन, तो कॉपिंग अदर्स वर्क विदाउट साइटेशन, यानी कि दूसरों के कार्य के बिना संदर्भ में के कॉपी करना। आप किसी का काम किया हुआ है कॉपी कर ले रहे हैं और रेफरेंस नहीं दे रहे, प्रॉपर रेफरेंस देना होता है
तब प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। यदि आप किसी का डाटा उठा रहे हैं, कोई पॉइंट उठा रहे हैं और प्रॉपर उसको रेफरेंस नहीं कर रहे हैं तो साहित्यिक चोरी होती है, प्लेगरिज्म होती है, ठीक, जो कि रिसर्च में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं करना चाहिए चीज। चलिए प्लेगरिज्म देख लेते हैं, ठीक ना। प्लेगरिज्म इज सीरियस रिसर्च, ठीक है, सीरियस रिसर्च मिसकंडक्ट एंड वायलेट्स रिसर्च एथिक्स, यानी कि साहित्यिक चोरी एक गंभीर अनुसंधान अनैतिकता है, ठीक ना। इट अकर्स व्हेन आइडियाज, वर्ड्स, डाटा और रिजल्ट्स ऑफ अदर्स आर यूज्ड विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट करना होता है किसी को कुछ आप ले रहे हैं तो। जब किसी और के विचार, शब्द या डेटा को उचित संदर्भ के दिए बिना उपयोग किया जाता है तो उसे प्लेगरिज्म कहते हैं। यानी कि आप उसका डाटा ले लिए, उसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए सब रेफरेंस भी नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है, साहित्यिक चोरी उसे कहा जाता है, ठीक। इसलिए प्रॉपर इस चीज को देखा जाता है कि आप जिससे डाटा ले रहे हैं उसका देना ही चाहिए। यानी कि नहीं दे रहे हैं तो प्लेगरिज्म में आएगा और आपको दिखा देगा इतना परसेंट प्लेगरिज्म शो कर रहा है, साहित्यिक चोरी होता है। यानी कि यूजीसी अलाउ ओनली लिमिटेड सिमिलरिटी, कुछ लिमिटेड है जो इतना 5% 10% होना चाहिए, उस ज्यादा हो रहा है तो प्लेगरिज्म में आता है। एंड मैंडेट्स द प्लेगरिज्म चेकिंग इन दीज एंड पेपर्स, पूरा चेक करा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए वेल डिफाइंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्राइमरी हेल्प्स द रिसर्चर टू, मतलब कि एक स्पष्ट रूप से परिभाषित अनुसंधान है, उद्देश्य मुख्य रूप से शोधकर्ता के किस प्रकार सहायता करता है, ये शोधकर्ता को किस प्रकार सहायता करता है, तो कलेक्ट अनलिमिटेड डाटा, जी नहीं, ये नहीं करता ऑब्जेक्टिविटी। इंक्रीज द सैंपल साइज, जी नहीं। एलिमिनेट द नीड ऑफ हाइपोथेसिस, जी नहीं। गिव क्लियर डायरेक्शंस टू द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, यस, एकदम पूरा क्लियर डायरेक्शन मिलता है ये रिसर्च से। और रिसर्च क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक होता है, ये चीज आप जान लें, रिसर्च सिस्टमेटिक होता है, ठीक। यानी कि पूरे अनुसंधान का स्पष्ट दिशा जो देने में करा जाता है वही क्या होता है एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए क्यों होता है ऐसा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होता है एक टाइप जो रोड मैप ऑफ द स्टडी, आप जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, आप किस तरह से वर्क करेंगे पूरे इंटायर प्रोसेस को, वही रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, एज ए आपको बताना होता है, ठीक है। अनुसंधान उद्देश्य पूरे अध्ययन के लिए मार्गदर्शक रोड मैप का कार्य करते हैं, यानी कि दे क्लियरली डिफाइन व्हाट इज टू बी स्टडी, why it is to study, क्यों क्यों कर रहे हैं, एंड विद इन व्हाट लिमिट्स, इसका लिमिट्स क्या है, वो सब ऑब्जेक्टिविटी में ही, ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर करना होता है। लेकिन ये यह स्पष्ट करते हैं कि क्या अध्ययन करना है, क्यों करना है और किस सीमा तक करना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर करना होता है, ठीक है। इंटायर प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में क्लियर करना होता है। एक्चुअली क्या है, विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च बिकम डायरेक्शनलेस एंड अनफोकस, यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं, रिसर्च वेस्ट है, मतलब कि डायरेक्शनलेस है, ना ही इसका फोकस होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या होता है, क्लियर होना चाहिए रिसर्च में, ठीक। यानी कि स्पष्ट उद्देश्य के बिना अनुसंधान जो है अस्पष्ट और अव्यवस्थित हो जाता है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is considered the most essential क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी अनुसंधान की सबसे आवश्यक विशेषता मानी जाती है। अच्छी गुड रिसर्च जो है किसको माना जाता है एक अच्छा रिसर्च, ये बताइए आप। ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में हिट भी करता है। तो सब्जेक्टिविटी, जी नहीं, गुड रिसर्च के लिए सब्जेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है, रैंडमनेस की जरूरत भी नहीं होती है, सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यही तो बिल्कुल सही है। यानी कि एक अच्छा क्वालिटी ऑफ रिसर्च को देखा जाए तो सिस्टमेटिक होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, एक गुड रिसर्च यही होता है, ठीक ना। यानी कि प्रणालीबद्ध और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण जो होता है एक गुड रिसर्च होता है, ठीक। यानी कि
Good research must be systematic, meaning it follows a step by step a specific process. अच्छा अनुसंधान प्रणालीबद्ध होता है, अर्थात यह वैज्ञानिक चरणों का पालन करता है, जो वैज्ञानिक चरण होता है उसको पालन करता है। It must also to be objectives, फ्री फ्रॉम पर्सनल वॉइस और इमोशंस से फ्री होता है। यह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, यानी कि पक्षपात नहीं होना चाहिए रिसर्च में, सीधा बात किया जाए तो। और सब्जेक्टिविटी क्या है? तो जो सब्जेक्टिविटी एंड वॉइस रिड्यूस द वैलिडिटी एंड रियलिटी, यानी कि सब्जेक्टिविटी जो होता है वॉइसनेस लाता है, वैलिडिटी और रियलिटी को रिड्यूस करता है रिसर्च फाइंडिंग्स में, मतलब कि उसको खराब करता है, सीधी बात है। यानी कि व्यक्तिपरकता और पक्षपात से अनुसंधान की वैधता और विश्वसनीयता कम होती है। विश्वसनीयता और वैधता क्या होती है? जब पक्षपात आएगा तो ये कम जाएगा, यानी कि रिसर्च का वैल्यू कम जाएगा, इसलिए ये चीज को देखा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, A thesis is research, a thesis in research primarily represent, यानी कि अनुसंधान में थीसिस मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? थीसिस जो होता है अनुसंधान में क्या दर्शाती है? तो ए कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन, जी नहीं, ए रिसर्चर्स ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस टू नॉलेज, यानी कि ज्ञान में शोधकर्ता का मौलिक योगदान जो होता है, यही रिसर्च का प्राइमरी फोकस होता है, यानी कि आपने कितना योगदान दिया, ये क्या होता है? रिसर्च थीसिस को देखा जाता है इसमें, ठीक। यानी कि क्या है? ए थीसिस इज सिस्टमेटिक होता है। थीसिस क्या होता है भाई? सिस्टमेटिक है। एन ओरिजिनल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड फॉर एन एकेडमिक डिग्री, यानी कि थीसिस एक प्रणालीबद्ध और मौलिक अनुसंधान कार्य है जिसे अकादमिक उपाधि हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द रिसर्चर्स एबिलिटी टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड एड न्यू नॉलेज, और नया नॉलेज भी इसमें जोड़ा जाता है, यानी कि यह शोधकर्ता की स्वतंत्र अनुसंधान क्षमता और ज्ञान में योगदान को दर्शाती है, ठीक। यानी कि मेयर कॉम्प्लेसेंस और पर्सनल ओपिनियन इज नॉट कंसिडर थीसिस, आपका जो पर्सनल कुछ ओपिनियन है इसे थीसिस में कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फील्ड वर्क इन रिसर्च मेनली इन्वॉल्व, यानी कि अनुसंधान में जो फील्ड वर्क होता है एक्चुअली मुख्यतः किससे संबंधित होता है? फील्ड वर्क, ये बताइए। तो वर्किंग ओनली लेबोरेटरी, लैब में काम फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है। कलेक्टिंग डाटा, जब मान लीजिए आपको डाटा कलेक्ट करना होगा तो कहाँ जाएंगे? फील्ड में जाएंगे। डायरेक्टली फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जो है फील्ड फील्ड मतलब कि लेबोरेटरी से अलग होता है, लेकिन फील्ड रिसर्च में आता है। वास्तविक परिस्थितियों से प्रत्यक्ष डेटा एकत्र करना क्या होता है? ये आपका फील्ड रिसर्च होता है, ठीक। क्लियर हो गया होगा क्यों होता है, इसको देख लेते हैं कि फील्ड वर्क रेफर्स टू ऑन साइट डाटा कलेक्शन, ठीक है। फील्ड वर्क जो होता है रेफर करता है ऑन साइट डेटा कलेक्शंस फ्रॉम नेचुरल और रियल सेटिंग, ठीक है। जो नेचुरल होता है, जो रियल टाइम पे होता है, वो क्या होता है? फील्ड वर्क होता है। जैसे कोई प्लांट का आपको अगर कलेक्शन करना है तो जाते हैं तो रियल सिचुएशन को शो करा जाता है वहां पे, यानी कि फील्ड वर्क का अर्थ है कि वास्तविक परिवेश से प्रत्यक्ष रूप से डाटा एकत्र करना, यानी कि क्या करता भी? इट इनहांस द ऑथेंटिसिटी, यानी कि ऑथेंटिसिटी को वहां बढ़ाता है एंड प्रैक्टिकल रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, अब तो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो रिलेवेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि अनुसंधान की वास्तविकता और व्यवहारिकता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल सर्वे हुआ, सर्वे क्या होता है? फील्ड रिसर्च भी होता है। ऑब्जर्वेशन हुआ, इंटरव्यू हुआ और केस स्टडी, ये सब के सब इसमें आते हैं, फील्ड रिसर्च में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर, ए रिसर्च प्लान इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी कि अनुसंधान योजना जो होता है रिसर्च प्लान को सबसे उचित रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ये बताए कि उसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है सबसे उचित रूप में, ठीक है। तो इसके लिए जो है ए ब्लूप्रिंट आउटलाइन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब जब ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? रिसर्च का पूरा प्रोसेस आप किस तरह से करेंगे, तैयार करेंगे। ब्लूप्रिंट आउटलाइन ऑब्जेक्टिव्स
मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ये सब जो होता है रिसर्च प्लान का पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि रिसर्च प्लान एक्ट एज ब्लूप्रिंट, रिसर्च प्लान जो होता है ब्लूप्रिंट के साथ होता है और इंटायर प्रोसेस उसमें बताया जाता है। ठीक है, यानी कि अनुसंधान योजना जो होता है पूरे अनुसंधान की रूपरेखा ब्लूप्रिंट होती है। पूरे मतलब क्या उसमें करना है आपको पूरा उसमें दिखाना पड़ता है। यानी कि इट इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव्स, इसमें होते हैं मेथोडोलॉजी होते हैं, सैम्पलिंग टूल्स, ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड टाइम शेड्यूलिंग। यानी कि इसमें उद्देश्य, कार्यविधि, नमूना, उपकरण, डेटा विश्लेषण और समय सारणी जो है पूरा शामिल होती है। वही क्या होती है, एक आपका रिसर्च प्लान होता है। जो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर रिसर्च प्लान का पूरा क्लियर है कि ब्लूप्रिंट तैयार कहा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, मेथड और प्रोसीजर्स को दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब कि विदाउट ए रिसर्च प्लान द स्टडी में बिकम अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनएफिशिएंट। विदाउट प्लान के आपका रिसर्च क्या होता है, अनऑर्गेनाइज एंड इफिशिएंट होता है, सबका मतलब ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या है, एक मिनट इसको जरा सा ठीक कर लिया जाए। चलिए, रिसर्च डिजाइन मेनली हेल्प्स द रिसर्चर्स टू, यानी कि अनुसंधान अभिकल्प रिसर्च डिजाइन जो होता है मुख्य रूप से शोधकर्ता को किस प्रकार सहायता करता है। रिसर्च डिजाइन तो राइट द फाइनल जी नहीं, फाइनल कंक्लूजन में नहीं करता है, इनक्रीज द प्लेगरिज्म स्कोर नहीं, डिसाइड व्हाट, हाउ एंड व्हेन डाटा विल बी कलेक्टेड, यानी कि किस तरह से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, इस चीज को रिसर्च डिजाइन में करना होता है। डेटा क्या, कैसे और कब एकत्र किया जाएगा, यह तय करने में जो होता है वो रिसर्च डिजाइन का रोल होता है। ठीक, यानी कि देख लेते हैं रिसर्च डिजाइन जो होता है इधर लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है या फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, यानी कि अनुसंधान अभिकल्प जो है अध्ययन की तार्किक संरचना फ्रेमवर्क होती है। इट स्पेसिफाइज टाइप ऑफ स्टडी, वेरिएबल्स, सैंपलिंग टूल्स एंड प्रोसीजर्स बिफोर डाटा कलेक्शन बिगिंस, यानी कि यह डेटा संग्रह से पहले अध्ययन का प्रकार, चर, नमूना, उपकरण और प्रक्रिया स्पष्ट करता है। A weak research design leads to invalid and unreliable results, यानी कि क्या है, कमजोर अविकल्प से अवैध और अविश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ये क्या होता है आपका क्लियर यहाँ पे कर रहा है कि रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी कि अनुसंधान में परिकल्पना जो होता है हाइपोथेसिस की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। हाइपोथेसिस का सर्वोत्तम परिभाषा क्या होता है, तो ये एक टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, यानी कि अस्थायी एवं परीक्षण योग कथन होता है। वो क्या होता है आपका हाइपोथेसिस होता है। ठीक, यानी कि ए हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव assumptions made for testing through the empirical data। परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान होती है जिसकी जांच डेटा द्वारा की जाती है। ठीक है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द रिसर्च, यानी रिसर्च का डायरेक्शन बताती है हाइपोथेसिस एंड लिंक्स थ्योरी विथ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि यह अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है और सिद्धांत का अवलोकन से जोड़ती है। ओनली टेस्टेबल एंड मेजरेबल स्टेटमेंट्स क्वालिफाई एज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आते हैं द क्या है, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर्स इज कॉल्ड, जिस चर को शोधकर्ता नियंत्रित या परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि शोधकर्ता उसे नियंत्रित या परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जब कंट्रोल किया जाता है, इससे पहले हम डिस्कस भी किए होंगे कि इसको क्या कहेंगे, जब कंट्रोल कंडीशन जहां भी मैनिपुलेट की बात आएगी वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, यानी कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व इट इफेक्ट, स्वतंत्र चर को जानबूझकर बदला जाता है ताकि उसका प्रभाव देखा जा सके, यानी कि द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एज रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर में परिवर्तन स्वतंत्र चर के कारण होता है।
कंट्रोल एक्सटेनियस वेरिएबल इज एसेंशियल फॉर वेरिड रिजल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या है, which sampling technique gives equal chance to every unit of population, मतलब कि कौन सी नमूना विधि जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को समान अवसर देती है, ये बताइए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होता है ये समान अवसर सबको देता है। ठीक है, एवरी लिमिट को समान अवसर देता है, यानी कि सिंपल रैंडम जो होता है सैंपलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग मेथड्स, यानी कि सरल यादृच्छिक नमूनाकरण एक संभाव्यता नमूनाकरण विधि है। Each limit has an equal and independent chance of selection, यानी कि प्रत्येक इकाई को चयन का समान और स्वतंत्र अवसर मिलता है, यानी कि दिस मेथड रिड्यूसेस द सिलेक्शन वाइज एंड इंक्रीजेस द जनरेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रिसर्च अनुसंधान मेनली रेफर्स टू, अनुसंधान कार्यविधि जो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का मुख्य आशय क्या है, इसका मुख्य मतलब क्या है बताइए। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड रेशनेबल ऑफ रिसर्च मेथड्स, अनुसंधान विधियों की समग्र और रणनीति और तर्क जो होता है ये किसमें आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है। ठीक है, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ पार्टिकुलर मेथड्स आर यूज्ड, क्या पार्टिकुलर मेथड यूज होगा, इसमें होगा अनुसंधान कार्यविधि यह बताती है कि कौन सी विधि क्यों और कैसे अपनाई गई है, यानी कि इट इंक्लूड रिसर्च अप्रोच, डिजाइन, सैम्पलिंग, टूल्स एंड एनालिसिस, लॉजिक। इसमें अनुसंधान दृष्टिकोण, अभिकल्प, नमूना, उपकरण और विश्लेषण का तर्क शामिल होता है, यानी कि इट इज ब्रॉडर देन रिसर्च मेथड्स एंड इंश्योर द स्पेसिफिक रिगर जो होता है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या है, which of the following can be best described as categorical variable, निम्नलिखित में से किसे श्रेणीगत चर के रूप में अच्छा वर्णित किया जा सकता है, वो बताइए। तो रिलीजन जो धर्म होता है उसको श्रेणीगत अलग अलग धर्म के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मान लीजिए उसको सबसे अच्छा कैटेगरी के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक ना, यानी कि कैटेगरी जो होता है कैटेगरिकल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट क्वालिटीज और लेवल्स, नोट न्यूमेरिकल मेजरमेंट की बात नहीं किया जा रहा है, यानी कि श्रेणीगत चर जो होता है गुण या नाम लेवल्स दर्शाता है, संख्यात्मक मापन को नहीं। यानी कि क्या है, रिलीजन हैज कैटेगरीज लाइक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हुआ विच आर नेम्स ओनली, धर्म में हिंदू मुस्लिम ईसाई से नाम मात्र श्रेणियां होती हैं। एज, इनकम, जीपीए जो होता है मेजर एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। इससे स्पष्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following is categorical nominal variable पूछ रहा है, बताइए कि नॉमिनल वेरिएबल इसमें क्या होता है। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीगत नाम मात्र चर है, श्रेणीगत नाम मात्र चर कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होता है ये नाम मात्र जो होता है क्या होता है, नॉमिनल होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप जैसे हैज कैटेगरीज ए बी एंड ओ जो होता है विथ नो नॉमिनल वैल्यू एंड नो ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर भी नहीं होता है। रक्त समूह में जो है ए बी ओ जैसी बिना क्रम वाली श्रेणियां होती है। हेंस इट इज ए कैटेगरिकल नॉमिनल वेरिएबल होता है। हाइट हुआ, वेट हुआ एंड एक्सपेंडिचर आर न्यूमेरिकल जो कि क्वांटिटेटिव में आता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एज पास फेल इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में वर्गीकृत करना किसका उदाहरण है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वर्गीकृत करना ये कैटेगरिकल वेरिएबल होता है, कितना पास कितना फेल हुआ है ये कैटेगरी को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि पास और फेल आर क्वालिटेटिव कैटेगरीज, नोट नंबर्स, यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही है कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अनुगुणात्मक श्रेणियां हैं। दे ओनली शो ग्रुप
मेंबरशिप, ठीक है, नोट क्वांटिटी, इसलिए यह जो है कैटेगरिकल डायकोटोमस वेरिएबल है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 24 की क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is not a categorical variable? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीगत चर नहीं है, यानी कि जो नहीं है बताना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, गलत वाला आंसर देना है, सही नहीं देना है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है, बच्चों की संख्या, एक कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज एक्सप्रेस्ड 0 1 2 3 हैंस न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, यानी कि बच्चों की संख्या गिनती है। सो इट इज क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट होता है वेरिएबल, नॉट कैटेगरिकल है, कैटेगरिकल की बात नहीं होती है। यानी कि जेंडर जो है ना, मैरिटल स्टेटस एंड नेशनलिटी कैटेगरी यूज्ड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, एक कैटेगरिकल वेरिएबल इज वन दैट, श्रेणीगत चर वह होता है जो, श्रेणीगत चर कौन होता है भाई, जो क्या होता है, यानी कि क्लासिफाइज डाटा इनटू कैटेगरी, डेटा को श्रेणीगत में बांटता है, वो क्या होता है, कैटेगरिकल वेरिएबल होता है। यानी कि क्लियर हुआ, श्रेणीगत वेरिएबल होता है। कैटेगरिकल वेरिएबल जो है क्लासिफाइज ऑब्जर्वेशंस इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, यानी कि श्रेणीगत चर डेटा के विशेषता के आधार पर वर्गों में बांटते हैं। दे डू नॉट शो क्वांटिटी और मेजरमेंट को शो नहीं करता। यानी कि उदाहरण क्या हो जाएगा, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, पास फेल हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, reasoning that starts from a general theory and moves a specific conclusion called, यानी कि सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष की ओर जाने वाली तर्क पद्धति क्या होता है। इसमें एक ट्रिक होता है डीजीपी। ठीक है, डीजीपी और आईपीजी, ये आप ध्यान रखेंगे तो इस क्वेश्चन को कम टाइम में कर लेंगे। डी मतलब डिडक्टिव होता है, जी मतलब जनरल टू पार्टिकुलर, ई आई होता है इंडक्टिव होता है, और ये पार्टिकुलर टू जनरल होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल टू पार्टिकुलर डिडक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पर डिडक्टिव आपका आंसर सही होगा। ट्रिक से चलेंगे, टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि निगरात्मक तर्क सामान्य से विशेष की ओर जाता है। ठीक, और इट इज इफ थ्योरी इज ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, जब थ्योरी सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा, यदि सिद्धांत सही है तो निष्कर्ष भी सही होगा। ठीक ना, दिस अप्रोच इज कॉमन इन थ्योरी टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है, रीजनिंग दैट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड डेवलप ए जनरल थ्योरी इज नोन एज, यानी कि विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, समाज सिद्धांत प्रक्रिया इंडक्टिव कहलाती है, यानी कि आईपीजी पार्टिकुलर टू जेंडर, यानी कि पहले ऑब्जर्वेशन करा जा रहा है फिर जेंडर में आ रहा है तो इंडक्टिव होगा, ये क्लियर है। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, अगनात्मक तर्क विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग जो है प्रायः गुणात्मक और अन्वेषणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। कंक्लूजन्स आर प्रोबेबल नोट कंटेन सर्टेन, यानी कि होता है लेकिन ये सर्टेन ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, A hypothesis in research is best described as, अनुसंधान में परिकल्पना जो होता है हम मानते हैं कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अनुसंधान में परिकल्पना की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, एक टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, अस्थायी और परीक्षण योग्य कथन जो होता है ये हाइपोथेसिस होता है। ठीक, यानी कि A hypothesis is temporary assumptions that can be tested using data के द्वारा टेस्ट करा जाता है। assumptions करते हैं, परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान होती है जिसकी जांच डेटा से की जाती है। It provides direction to research and links theory with observations, यह अनुसंधान की दिशा देती है और सिद्धांत को अवलोकन से जोड़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है,
रिसर्च दैट फोकस ऑन मीनिंग्स एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस इज नोन एज। जो अनुसंधान अर्थ अनुभव और धारणा पर केंद्रित हो उसे क्या कहा जाता है? जो कि धारणा पर केंद्रित हो तो उसे जो है क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इस चीज को देखते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, और क्वांटिटेटिव में क्या होता है भाई? क्वांटिटेटिव जो है इसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है। ये चीज यहाँ क्लियर है। ठीक है, जब क्वांटिटेटिव होगा तो न्यूमेरिकल डाटा होगा, और क्वालिटेटिव में क्या होता है? ये न्यूमेरिकल नहीं होकर वर्ड के फॉर्म में होता है। ठीक है, शब्द जिसको बोलते हैं वर्ड्स के फॉर्म में क्वालिटेटिव में होता है। नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है लाइक फीलिंग्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। ठीक ना, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान और संख्यात्मक डेटा जैसे भावनाएं होती है, ठीक है, विचार अनुभव पर आधारित होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी कि इफ एम्फसाइजेस डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग नोट मेजरमेंट, सिर्फ मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इसका उद्देश्य गहराई से समझना होता है, मापन नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। Research that involve numerical data and statistical analysis is called। जो अनुसंधान संख्यात्मक डेटा सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित हो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित हो, तो अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं जो क्या होता है? डेटा पर आधारित होता है। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में होता है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस नंबर्स मेजरमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स को जो भी कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान में संख्या मापन और सांख्यिकी का प्रयोग होता है। इट यूज्ड फॉर द टेस्टिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट करा जाता है एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप। इसका उपयोग जो है परिकल्पना की जांच और संबंधों के मापन हेतु किया जाता है। ठीक, मुक्स क्या है? यानी कि मुक्स आर बेस्ट डिस्क्राइब है। मुक्स का सर्वोत्तम वर्णन क्या है बताइए? मुक्स क्या होता है? एक्चुअली ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेसिव ओपन कोर्सेस प्रमोटिंग द फ्लेक्सिबल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका फुल फॉर्म बहुत बार हम बताए हुए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो मिल जाएगा। व्यापक खुले पाठ्यक्रम जो लचीले और लचीले एवं आजीवन अधिगम को बढ़ावा देते हैं वो क्या होता है? मुक्स होता है। मुक्स ठीक है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस का फुल फॉर्म भी बता दिए होता है। ठीक, यानी कि मुक्स आर डिजाइन फॉर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। बड़े स्केल में इसको डिजाइन करा जाता है। ओपन एक्सेस होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। सेल्फ बेस्ड लर्निंग होता है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग होता है। इन एसीटी यानी कि मुक्स का उद्देश्य बहुत बड़ी संख्या में शोधार्थियों को खुली पहुंच शिक्षार्थियों की खुली पहुंच, स्व गति अधिगम और आजीवन शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह आईसीटी आधारित शिक्षण महत्वपूर्ण माध्यम है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? नेक। ठीक है जी, नेक प्राइमरीली इवैल्यूएट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ। यानी कि नेक उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन मुख्यतः किस आधार पे करता है? नेक क्या देखता है उस शिक्षा का और मूल्यांकन करता है? तो देखिए टीचिंग लर्निंग, टीचिंग को देखेगा, लर्निंग को देखता है, रिजल्ट आउटकम भी देखता है, रिसर्च भी देखता है कितना रिसर्च हुआ है, एंड इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, तब नेक ग्रेड करता है। ठीक, यानी कि शिक्षण अधिगम अनुसंधान और संस्थागत कार्य प्रणाली को नेक के द्वारा देखा जाता है। ठीक, यानी कि नेक क्या करता है जी? नेक जो होता है एडॉप्ट एज होलिस्टिक क्वालिटी बेस्ड लर्न अप्रोच को देखता है, पूरे सिस्टम्स को, और असेसिंग द करिकुलम। टीचिंग लर्निंग क्या है इस चीज को देखा जाता है, बस रिजल्ट का भी देखा जाता है, रिसर्च का देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस पूरे सिस्टम को देखा जाता है। यानी कि तब क्या होता है? ग्रेडिंग होता है। नेक का मूल्यांकन समग्र गुणवत्ता दृष्टिकोण पर आधारित होता है जिसमें पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम शोध
अवसंरचना और प्रशासन जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ AICT इज टू, AICT का मुख्य कार्य क्या है, ये बताइए कि AICT का मुख्य कार्य क्या है। रेगुलेट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के मानकों का नियमन एवं संरक्षण करना इसमें होता है, ये AICT में होता है। ठीक, यानी कि देख लेते हैं, AICT इज स्टैट्यूटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, रेगुलेशन, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICT एक वैधानिक संस्था है जो तकनीकी शिक्षा की योजना होता है वो तैयार करता है, नियमन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करती है, न कि डिग्री प्रदान। AICT डिग्री प्रदान का काम नहीं करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्राइमरी डेटा इन रिसर्च इज बेस्ट डिफाइंड एज डाटा डेट, यानी कि क्या है, शोध में जो है, क्वेश्चन आपका है, शोध में प्राइमरी डेटा वह डेटा है जो क्या होता है, जो डाटा आप खुद से कलेक्ट करते हैं, रिसर्चर कलेक्ट करता है, वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है, यानी कि इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर्स फॉर ए स्पेसिफिक स्टडी, आप जिस स्टडी के लिए डाटा को खुद से कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा क्या होता है, प्राथमिक डाटा होता है, यानी कि प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, शोधकर्ता द्वारा विशेष अध्ययन हेतु प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किया गया हो वो क्या होता है, आपका प्राइमरी डेटा होता है। जी, क्यों होता है इसको देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा इज फर्स्ट हैंड डाटा, यानी कि फर्स्ट हैंड डाटा होता है, कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मेकिंग इट मोर रिलेवेंट एंड वैलिड होता है। प्राइमरी डाटा जो होता है प्रत्यक्ष एवं मौलिक डेटा होता है जो शोध उद्देश्य के अनुरूप एकत्र किया जाता है, इसलिए यह जो है अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय होता है, जो आप खुद से कलेक्ट करते हैं और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, ये क्या होता है, डाटा प्राइमरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंडरी डाटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट, सेकेंडरी डाटा की विशेषता यह है कि यह क्या विशेषता है भाई सेकेंडरी डाटा की, तो वाज कलेक्टेड अर्लियर ऑन डिफरेंट पर्पस, यानी कि पहले किसी अन्य उद्देश्य से एकत्र किया गया होता है, वो क्या होता है, आपका डाटा सेकेंडरी होता है, या आप अदर सोर्स से लेते हैं वो सेकेंडरी होता है। ठीक, उसका डिस्कस करते हैं अभी हम। सेकेंडरी डाटा जो होता है एक्चुअली, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले एग्जिस्ट करा रहता है वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, and was collected earlier by someone else. It saved time but needs careful evaluation. सेकेंडरी डेटा जो होता है पहले से उपलब्ध डेटा होता है जो किसी अन्य उद्देश्य से एकत्र किया गया होता है, कुछ दूसरा उद्देश्य होता है उसको एकत्र किया जाता है, यह समय बचाता है। मान लीजिए पहला डाटा है तो क्या होता है, समय बचता है, इसे इसकी विश्वसनीयता की जांच आवश्यक होती है कि जांच करने की डाटा जो है सही है या गलत है, इस चीज को जांच बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो किसमें आता है, सेकेंडरी डाटा में आता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। डिडक्टिव अप्रोच इन रिसर्च मेनली इन्वॉल्व, शोध में डिडक्टिव पद्धति किससे संबंधित है, यानी कि डिडक्टिव पद्धति भाई शोध में क्या होता है, डिडक्टिव जो होता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग थ्योरी, तो इसका ट्रिक बताया है ना, मौजूदा सिद्धांत से निकाली गई परिकल्पनाओं की जांच करना क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च होता है। ठीक, यानी कि डिडक्टिव रिसर्च स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी होता है वो डिडक्टिव रिसर्च से स्टार्ट करा जाता है, फ्रॉम विच हाइपोथेसिस आर डिराइव्ड एंड टेस्टेड यूजिंग डाटा, यानी कि डिडक्टिव शोध में पहले सिद्धांत होता है उसी से परिकल्पनाएं बनाई जाती है और फिर डेटा द्वारा उनकी जांच की जाती है, यह पद्धति प्रायः क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ी होती है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 की ओर। इंडक्टिव अप्रोच इन रिसर्च एम्फसाइजेस, इंडक्टिव शोध पद्धति किस पर बल देती है, ठीक है, इंडक्टिव शोध किस पर बल देती है, तो जनरल से पार्टिकुलर आईपीजी, ठीक है, आईपीजी बताए थे, यानी कि पार्टिकुलर टू जनरल हुआ ना, डीजीपी डी आईपीजी डीजीपी, ठीक है,
दो ट्रिक होता है। डीजीपी क्या होता है, जनरल टू पार्टिकुलर होता है, और आईपीजी जो होता है पार्टिकुलर टू जनरल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जनरल फ्रॉम स्पेसिफिक, जनरल फ्रॉम स्पेसिफिक इंडक्टिव होगा ये तो, ठीक है। जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक जो होता है आईपीजी डीजीपी, पार्टिकुलर टू जनरल, ये डिडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन करना होगा। इंडक्टिव रिसर्च एम्फेसाइजेज, यानी कि इंडक्टिव शोध किस पर बल देती है, तो यहाँ पर दो ट्रिक था, आईपीजी, ठीक है, आईपीजी और डीजीपी। डीजीपी होता है, ठीक, इंडक्टिव पार्टिकुलर टू जनरल होता है, और डिडक्टिव होता है जनरल फ्रॉम स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर आपका डिडक्टिव होगा, ठीक है। डिडक्टिव रिसर्च ये हो जाएगा, डिडक्टिव, जनरल टू पार्टिकुलर, यहाँ जो है क्वेश्चन में इसको डिडक्टिव कर लिया जाए, ठीक। चलिए, इंडक्टिव जो होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ स्पेसिफिक का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पे मैंने कलेक्ट कर दिया है, ठीक है। इंडक्टिव क्या होता है, अब जो अब डिस्कस हम जस्ट करे हैं कि इंडक्टिव रिसर्च मूव फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस टू ब्रॉड जनरलाइजेशंस की ओर जाता है, ठीक है। और इंडक्टिव पद्धति में शोधकर्ता विशेष तथ्यों अवलोकनों से समय सिद्धांत विकसित करता है। यह जो है दृष्टिकोण प्रायः क्वालिटेटिव रिसर्च से प्रयुक्त होता है। और डिडक्टिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव क्या हुआ, क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिडक्टिव इंडिकेट करता है, ठीक। यानी कि एक कंसेप्ट दो तीन कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर करा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ए हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज बेस्ट डिफाइंड एज, शोध में हाइपोथेसिस का सर्वोत्तम अर्थ वही टेंटेटिव टेस्टेबल होता है जो हाइपोथेसिस होता है। बहुत बार चल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ए हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव असम्पशंस होता है, फॉर्मुलेटेड टू बी टेस्टेड एम्पिरिकली, यानी कि हाइपोथेसिस एक अस्थायी धारणा होती है जिसकी वैज्ञानिक जांच की जाती है। यह शोध को दिशा करती है, वेरिएबल्स के बीच संबंध स्पष्ट करती है। ये क्या होता है, आईसीटी, मतलब कि हाइपोथेसिस होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरी कंसर्न विद, क्वालिटेटिव शोध मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च किससे संबंधित होता है, तो वर्ड के फॉर्म में जो भी होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अर्थ अनुभव और अवधारणाओं की समझ जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। यानी कि वर्ड्स के फॉर्म, ये सब क्या है, ये तभी बात किया जा रहा है, ये सब वर्ड्स के फॉर्म में है। और क्वांटिटेटिव जो होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो नंबर्स के फॉर्म में होता है, जो नंबर्स के फॉर्म में होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है। दोनों का यहाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन डेप्थ मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशंस रेदर देन नंबर्स, नंबर्स को ये नहीं शो करता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च शोध में मानवीय अनुभव विचार व्यवहार अर्थ को समझने पर बल दिया जाता है। इसमें जो है सो साक्षात्कार अवलोकन और केस स्टडी जैसी विधियां प्रयुक्त होती है। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक ना। अब इस चीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्वांटिटेटिव शोध की विशेषता होता है, क्या विशेषता होता है बताइए क्वांटिटेटिव रिसर्च का, तो यूज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, संख्यात्मक डेटा एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, ठीक। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलाइज ऑन मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट्स न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस, यानी कि क्वांटिटेटिव शोध में संख्यात्मक डेटा जस्ट बताए थे, ठीक है, मापन सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। यह जो है शोध परिणामों को सामान्यकृत जनरलाइज करने में सहायक होता है। इस तरह से यानी कि यही होता है क्वांटिटेटिव डाटा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव क्या होता है आपका, क्वालिटेटिव इंडक्टिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्वालिटेटिव इंडक्टिव होता है
और क्वांटिटेटिव क्या होता है भाई, क्वांटिटेटिव जो होता है यह डिडक्टिव होता है, ठीक है, ये डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव किस फॉर्म में आता है, तो ये क्या है क्वालिटेटिव है, ठीक है, QUAL क्वालिटेटिव जो होता है इंडक्टिव होता है, और क्वांटिटेटिव क्या होता है डिडक्टिव होता है। इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट हुआ, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव भी इम्पोर्टेंट है, रिसर्च एजम्पशंस इम्पोर्टेंट है। जो भी लग रहा है कि नेट में या पैट में या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जब पेपर 1 होगा तो उसमें भी आपको ये पेपर काम देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए है। यानी कि ओवरऑल जो बेट का एग्जाम होगा बिहार में, ठीक है, सेट का एग्जाम जो है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, यानी पैट के लिए है और नेट के लिए पूरे सेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट चलेगा, ये सीट जो है चलता ही रहेगा, ठीक ना। आप लोग को जहां भी कुछ भी कंफ्यूजन लगेगा कमेंट्स करेंगे, हमारी टीम को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, ठीक। यानी कि जिनका भी एग्जाम है होने वाला है प्रॉपर बने रहे, और बेट के लिए भी तैयारी होगा, नेट का भी एग्जाम जोन में होगा तो उसके लिए भी तैयारी चलता रहेगा। जिनको भी जो भी कंफ्यूजन लगेगा रिप्लाई कमेंट्स करेंगे, हमारी टीम को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।